नमस्ते साथियों। आज मैं हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर मैं आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाह रहा हूँ। कल परसों से ही मेरे दिमाग में मस्तिष्क में चल रहा था कि मैं आपसे संवाद करूँ, क्योंकि कल जो है निराला जी की जयंती थी। तो 21 फरवरी 1896 को निराला जी का जन्म मेदिनीपुर में हुआ। महिषादल जो था, जो मेदिनीपुर जनपद है बंगाल में, जहाँ घमासान चल रहा है चुनाव का, ममता बनर्जी और भाजपा, तृणमूल और भाजपा वहाँ संघर्ष कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन किसी को निराला की याद नहीं है। वहाँ रविंद्रनाथ का और शरद चंद्र का और ताराकांत बंदोपाध्याय, सुनील, इन लोगों का है, बंकिम चंद्र का है। लेकिन आपको बताऊं कि वो जितनी हिंदी की थाती हैं उतनी ही बंगाल की भी थाती थे, क्योंकि उनका जन्म तो बंगाल में हुआ और आरंभिक पालन पोषण उनका बंगाल में शिक्षा भी हुई। और महिषादल जो रियासत थी उसमें उनके पिताजी सिपाही थे और वहीं पर उन्होंने बंगाली सीखी और पहली जो आरंभिक रचनाएं थी वो बंगाली में की और रविंद्रनाथ जी से वो बहुत प्रभावित रहे। लेकिन मुझे देखकर बड़ा क्षोभ हुआ कि उनको हिंदी के नाम पर बंगाल ने किनारा कर दिया और वहाँ उनका कुछ है नहीं उनके बारे में कुछ। तो निराला के बारे में कहते हुए कई बार मेरी आंखें भर आती हैं, लेकिन मैं वो बातें नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें गूगल पर हैं और जो हिंदी के गंभीर पाठक हैं वो जानते हैं कि उनके बारे में जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा है। रामविलास शर्मा ने तो खैर लिखा ही निराला की साहित्य साधना, जिस पे 3 खंड लिखे उन्होंने, जिसमें पहला खंड उनकी जीवनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और काफ़ी लोगों ने लिखा, शिवमंगल सिंह सुमन जो उनके करीब रहे, जो है शिवपूजन सहाय, आचार्य शिवपूजन सहाय जो कहलाए, तमाम लोगों ने निराला पर, केदारनाथ अग्रवाल वगैरह ने लिखा है। लेकिन असली बात क्या है कि निराला क्यों थे, ये उनकी बहुत सारी कथाएं उनके बारे में, अब तो लोक कथा के वो पात्र हो गए हैं, उनके बारे में बहुत सारी कथाएं और लोक कथाएं और कहानियाँ प्रचलित हो गई हैं निराला को लेकर, और सबके अपने अपने जो है संस्करण हैं या वर्जन। लेकिन निराला ने हिंदी के लिए क्या किया? हिंदी, जब निराला आए तब हिंदी इतनी सुव्यवस्थित, सुगठित या व्याकरणनिष्ठ नहीं थी। दूसरी बात, निराला जो अतुकांत कविता के धुरंधर तमाम जो नई कविता में चल रहे हैं, राजेश जोशी से लेकर के और वाजपेयी से लेकर के और बाद के दिनों में इधर केदारनाथ सिंह और मुक्तिबोध और धूमिल और त्रिलोचन, ये जो सब लोग हैं जिनका डंका बज रहा है, नागार्जुन वगैरह नई कविता में, उसके कहीं न कहीं प्रणेता जो है, मार्गदर्शक जो थे, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। मुक्त छंद जिसको, और जिस पे सबसे ज़्यादा प्रहार निराला पे हुआ। जब निराला आए तो उनके पास कोई विरासत नहीं थी। बाद की पीढ़ी को निराला ने विरासत दी। जैसे आपके पास एक विरासत होता है, पीछे के लोग कुछ करके गए हैं, पीछे काम हुआ है कुछ, तो आप उसको देखकर आगे काम बढ़ाते हैं। निराला के पास ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने एक नई धरती तलाशी एक बंजर भूमि पर, और उस समय भारत जो है गुलाम था, उपनिवेश था। 20वीं शताब्दी के दुनिया के जितने बड़े कवि हैं उनमें निराला एक थे। चूँकि हम गुलाम थे और हमारी भाषा गुलामों की भाषा मानी जाती थी, इसलिए निराला को वो वैश्विक स्वीकृति नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बहुत बाद में उनका साहित्य यूरोप और अमेरिका में पहुंचा। उसके बदले अज्ञेय को देखिए, यूरोप का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो मिला, अज्ञेय वहाँ तक पहुँचे। अज्ञेय को और मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन निराला ने जो रास्ता बनाया वो रास्ता अज्ञेय के काम आया, और आज तो हिंदी साहित्य दुनिया भर में अनुदित हो रहा है, अकादमी वगैरह है तब कर रही है। निराला तो निराला ही थे। दूसरी बात, वो अपनी शर्तों पे जीवन जीते थे, अखड़ थे। उन्होंने कभी जो है नौकरी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, हर जगह उनके झगड़े हुए। गंगा पुस्तक माला जो लखनऊ का प्रसिद्ध प्रकाशन था, और उसकी एक पत्रिका आती थी सुधा, इसका संपादन जो है निराला जी करते थे। अलग बात है कि मालिक का नाम दुलारे लाल भार्गव का जाता था, जो अपने आप को बहुत बड़ा दोहाकार समझते थे। उनके दोहों को भी निराला ही ठीक करते थे। और जब सरोज की स्वास्थ्य खराब था तो उनसे झगड़े हो गए थे, तो उन्होंने पैसे मांगे, नहीं दिए, तो उन्होंने रामविलास शर्मा जी को अपना सेक्रेटरी सचिव बना करके भेजा, और 10 रुपये के लिए। तो लेकिन 10 रुपये भी उन्होंने नहीं दिया, और निराला 3 दिन बाद जब गए
तब तक बेटी मर चुकी थी और उसका दाह संस्कार भी हो गया था। आगे चलकर उन्होंने उस पर एक कविता लिखी, सरोज स्मृति, जो कालजी हुई। निराला ने कितने आजकल कोरोना चल रहा है तो ये पहली वैश्विक महामारी नहीं है। इसी तरह जो है 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जो 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जो 1920 तक चला, 2 वर्ष चला, 1918 से 1920। इसमें एक अनुमान है कि 5 करोड़ लोग दुनिया भर में मरे, जिसमें निराला जी के परिवार में ही 5-6 लाशें गई, जिनमें उनके पिता, उनके चाचा, उनके भाई की पत्नी, उनके भाई की पत्नी, भाभी की बच्ची थी 1 साल की, वो भी मर गई। जब वो भाभी के लाश फूंक के घर वापस आए तो पता चला कि वो बिटिया भी मर गई है, और उसको भी जा कर के वो दफना करके आए। और कुछ उनकी पत्नी भी मर गई, मनोहरा देवी, और कुछ वर्षों के बाद उनकी बेटी भी स्वास्थ्य की देखरेख में, अच्छे स्वास्थ्य का जो है समुचित औषधि वगैरह न मिलने के कारण निराला की जो बेटी थी सरोज, वो भी मर गई, और वो विक्षिप्त से हो गए और उनका पूरा जीवन संघर्षों में रहा। लेकिन इसके लिए पता है, इसका सारा दोष किसको जाता है? हिंदी के कृतज्ञ समाज को। जब तक वो जीवित रहे उनकी जगह जगह अपमान हुए, जो है उनकी उपेक्षा हुई, और उस समय जो चाटुकार लोग थे, जुगाड़ू लोग थे, वो सब मंचों पर आसीन रहे और पूरे जीवन दारागंज इलाहाबाद में अंतिम समय में निराला अभाव में मर गए। और बहुत सारे उनके मित्र, आज मैं कहना चाहता हूँ, रामविलास शर्मा, जिन्हें साहित्य अकादमी मिला निराला की साहित्य साधना, वो भी निराला को जब थे कई वर्षों तक 40 के बाद 40-42 के बाद कभी मिलने नहीं गए। शिवमंगल सिंह सुमन उनके परम प्रिय शिष्य जैसे थे, उनका पैर दबाने का जिक्र किया है निराला की साहित्य साधना में, जो है रामविलास शर्मा ने, वो भी कभी मिलने नहीं गए। तो जो लोग निराला का ढोल पीटते थे, निराला का आत्मीयता दिखाएं, साहित्य की ये विद्रूपता है कि जब ये लोग प्रोफेसर प्राध्यापक हो गए, नहीं गए। नंदुलारे वाजपेयी रहे उनके पास, बाद के दिनों में ये लोग कोई नहीं गए। निराला के आखिरी के 10-15 सालों में कोई निराला खोज खबर लेने नहीं गया, जब ये लोग अपने अपने स्थान पर हो गए। बाद में निराला के नाम को भुनाया। निराला ने क्या किया? हिंदी के लिए नेहरू से झगड़ा किए। सोचिए नेहरू जी का कितना बड़ा व्यक्तित्व। जब उन्होंने फैज़ाबाद में देखा रेल में नेहरू जी को चढ़ते हुए, उनकी फूल माला उनको हो रही थी, जय घोष के नारे हो रहे थे, तो निराला जी खिड़की पे आके देखे तो नेहरू जी चढ़ रहे थे, तो वो खड़े ही रह गए। और जब नेहरू जी आकर सीट पर बैठ गए तो नेहरू के पास गए। उन्हीं दिनों प्रेमचंद का निधन हुआ था। जयशंकर प्रसाद भी कुछ दिन पहले गए थे, तो उन्होंने, और बंगाल में शरद चंद्र गए थे। तो जब शरद चंद्र के मरने पर पूरे बंगाल में एक शोक लहर हुई, और बंगाल में जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी गई, कार्यक्रम हुए, उन पर चर्चा हुई। तो निराला जी ने जाकर के क्षोभ व्यक्त किया कि आप इतने बड़े नेता, अगुआ हैं, देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, और आपका इतना होने के बाद आप आज देश में आपकी जो है ख्याति है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, समाज सेवक, और अब जो है राष्ट्र के आप कर्ता धर्ता हैं, तो क्या आप लोगों को प्रेमचंद पे दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए, कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था? और तमाम बहसें की हिंदी भाषा को लेकर। उसी तरह उनका एक बहुत प्रसिद्ध रहा है जो है गांधी जी के साथ विवाद। जब गांधी जी लखनऊ में थे और गांधी जी की बकरी तांगे पे जा रही थी गोमती नदी के किनारे, तो निराला जी को आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कौन आदमी जिसकी बकरी तांगे पे जा रही, बकरी को ढोया जा रहा है। तो उन्होंने दौड़ करके उससे पूछा, तो बकरी वाले ने बताया कि भाई ये गांधी जी की बकरी है। तो निराला जी उस बकरी के पीछे पीछे, तांगे के पीछे पीछे दौड़ते हुए गांधी जी का पता खोजा और गांधी जी से गए और विरोध जताया, क्योंकि इंदौर के अधिवेशन में जो है गांधी जी ने कहा था कि जो बंगाल का साहित्य है, जो बंगाल में रविन्द्रनाथ है, प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, शरद चंद्र जैसा हिंदी में साहित्य नहीं, उसका उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने कहा आपने हिंदी कितनी पढ़ी है, कितने साहित्यकारों पढ़ा है? तो गांधी जी ने कहा भाई हिंदी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो निराला जी ने कहा कि जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपने कैसे टिप्पणी कर दी? तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैं उथला आदमी हूँ, इतना मैं साहित्य के बारे में नहीं जानता। तो उन्होंने कहा मैं उथलों को भी ठीक कर देता हूँ। ये शब्द नहीं, शब्द कुछ और थे, ये मेरे शब्द हैं। इस तरह का कुल लब्बे लुआब था। तो उनका जो है जीवन सर्वस्व चला गया, और आज मैं भी उसी धारा में हूँ
वो तो बड़े महान व्यक्ति थे, इसको आप अन्यथा न ले। आज मैं भी हिंदी साहित्य के लिए कर रहा हूँ तो मुझे कई बार सुनना पड़ता है कि आप मुक्तिबोध बनने चले हैं, निराला बनने चले हैं। अरे भाई, न मैं मुक्तिबोध बन सकता हूँ, न मैं निराला बन सकता हूँ, और न मैं बनने चला हूँ। हाँ, उस काल में उन्होंने अपने तरीके से साहित्य की सेवा की, इस काल में मैं अपने तरीके से साहित्य की सेवा कर रहा हूँ। हर काल में हर व्यक्ति का अस्तित्व रहा है, तो मैं पवन तिवारी हूँ, पवन तिवारी रहूँगा। और अगर भविष्य में मैंने कुछ अच्छा किया या हिंदी जगत ने याद रखा, जैसा कि बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं पवन तिवारी ही कहलाऊँगा। मेरा भी हिंदी के प्रति उतना ही अनुराग है, उतनी ही मेरा समर्पण है जो एक काल में अलग अलग कवियों का रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी को सम्मान दें। आप क्यों उनके नाम का कलंक ढो रहे हैं? ये आपके माथे पर कलंक है कि निराला इस तरह मरे, मुक्तिबोध इस तरह मरे, नागार्जुन की इस तरह दुर्दशा हुई। ठीक है, जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक आप जो है उसका सम्मान नहीं करेंगे। अरे जीते जी सम्मान नहीं तो मरने पे क्या धिक्कार है हिंदी जगत को। मुझे इसमें कहने में कोई रुचि नहीं है। बहुत लोग रहे, फूल माला मिली, उसमें हरिवंश राय बच्चन जी थे, उसमें मैथिली शरण गुप्त थे, उसमें दिनकर थे, सब राज्यसभा में गए, भगवती चरण वर्मा थे, ऐसा नहीं। लेकिन जो निष्ठावान लोग रहे, पूरी तरह से हिंदी को समर्पित रहे, जिन्होंने हिंदी के लिए लड़ा, जिन्होंने खून बहाया, उनके लिए हिंदी जगत कृतज्ञ रहा। और जिन्होंने पसीना बहाया उनके लिए ज़रूर जो है हिंदी जगत ने उन्हें माथे पे बिठाया उसी काल में। हो सकता है कि निराला के आचरण से कुछ लोगों को असहमतियाँ हों, लेकिन जो उन्होंने योगदान दिया उससे किसी की तुलना नहीं हो सकती। वो जो दिया निराला ने हिंदी को, जो आज आपका माथा ऊंचा है, आप हिंदी को लेकर कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, और आप यही क्यों याद करते हैं? गद्य में उन्होंने क्या नहीं दिया? बल्ले सुर बिरहा, चतुरी चमार, उन्होंने गद्य में भी काम किया, आप उनको एक कवि के रूप में, लेकिन हिंदी के प्रति उनका अनन्य अनुराग था और उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज आप उनके नाम पर संस्थान बना रहे हैं, नगरों के नाम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे तो आपने उन्हें सिर्फ अपमान दिया। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उनको सम्मान दिया। आज उन पे तमाम हजारों शोध हो रहे हैं, पीएचडी है, एमफिल है, डीलिट है, लेकिन आज तो निराला नहीं है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो हमारे इस वर्तमान में जो साहित्यकार हैं, प्रतिभाशाली हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको सम्मान मिले, अर्थ मिले, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हों अच्छे साहित्य के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छा साहित्य, फिर आप वही यूरोपियन साहित्य को करते रहेंगे, मिलर को, मार्टिन को करते रहेंगे आप, शेक्सपियर को, शैली को, जॉन कीट्स को, डब्ल्यू.बी. कीट्स को, ब्रेख्त को, टॉल्स्टॉय को, चेखव को। अरे भाई, इनके उदाहरण देने से आपका साहित्य महान या कम नहीं हो जाएगा। अपने साहित्य का उदाहरण दो। प्रेमचंद हैं, अज्ञेय हैं, निराला हैं, महादेवी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, कमलेश्वर हैं, आज तमाम है। तब के लेकर अब जरूरी नहीं कि आपको तभी ज्ञानी माना जाएगा जब आप यूरोपियन और अमेरिकन साहित्यकारों का नाम लेंगे। वो उनकी भाषा के हैं, हमारी भाषा उनसे कम नहीं है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा ही नहीं बन सकी। 72 करोड़ लोगों की जो भाषा है, 9 राज्य हैं, अभी आपको हिंदी जो है इतनी उपेक्षित क्यों लगती है? आप खुद हिंदी को महत्व नहीं देते, क्योंकि आपकी भाषा रोजगार की भाषा नहीं है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से और तमाम जो नियामक हैं, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, उनसे ये निवेदन है कि हम बहुभाषी देश हैं, विविधता में जो है हमारा विश्वास है। तो कम से कम जो 9 राज्य हैं वहाँ तो कम से कम उनका एक जो है संगठन बने और वहाँ पर हिंदी में पूरा काम हो। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, प्रशासनिक सेवा में लोग हिंदी में पढ़ के जो है रोजगार पाएंगे तो अंग्रेजी अपने आप हट जाएगी। जब तक उपनिवेश की निशानियां रहेंगी तब तक हम दीनहीन,
और हीन भावना से ग्रसित रहेंगे और हमारा संपूर्णता में विकास नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ, सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूँ, और जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। दूसरी बात, मैं आपको अंत में ये भी कह दूँ कि मैं हिंदी के लिए समर्पित हूँ और हिंदी का ही कार्य करूँगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न उठानी पड़ेगी, इस मार्ग से मैं पीछे नहीं हटूँगा। दूसरी बात, मुझे आपकी कोई किसी तरह की जो है करुणा नहीं चाहिए, दैन्यता नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जो है अपना दायित्व अपने राष्ट्र, अपने समाज के प्रति समझ कर करिए। आपका दायित्व है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को जिंदा रखना। आप कोई दया नहीं कर रहे हैं मेरे साहित्य को पढ़ करके, या मुझे आप बुला रहे हैं तो मेरे ऊपर दया मत करके बुलाइए। मुझे दया किसी की नहीं चाहिए। निराला को ने भी कभी दया की मांग नहीं की। तो हम उस वंशज हैं उनके कि अपने स्वाभिमान और अपने उसकी रक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे, आप साथ दें या ना दें। हाँ, लेकिन याद रखिए कि जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि हिंदी समाज कृतज्ञ रहा है और बहुत हीन भावना और छोटी सोच रखता है, ये बात आगे भी कही जाएगी। और टिटहरी की तरह, तो टिटहरी ने क्या कहा था, जब जंगल में आग लगी तो एक कौवे ने कहा कि तुम्हारे इस जो है एक एक बूंद पानी के जंगल में डालने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी। तो टिटहरी ने कहा कि ये आग बुझेगी नहीं बुझेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। तो अब आप जो है अपना आग लगाने वालों में नाम लिखाना चाहते हैं कि बुझाने वालों में? आप क्या चाहते हैं कि आपकी 3 पीढ़ियां आने के बाद हिंदी रहे ही नहीं, आपकी पीढ़ियां अपनी भाषा ही भूल जाएं? आने वाले दिनों में यही होगा। जिस तरह से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी कील गाड़ दी है जिसे आप और गाड़ते जा रहे हैं उखाड़ने के बजाय। क्योंकि हिंदी तब आएगी जब हिंदी का साहित्य मजबूत होगा। भाषा जो है ना अपने आप अपने साथ एक पूरा संस्कार लेकर आती है। आज आप धोती से कोट पे आ गए हैं, आप जो है जन्मदिन पर पूजा मंदिर में पूजा करने के बजाय केक पर आ गए हैं, दिया जलाने की जगह फूंक कर बुझाने लगे। हमारे यहाँ अचरा से बुझाया जाता था दीपक, जो फूंक के नहीं बुझाया जाता। आप कहाँ जा रहे हैं? आप चप्पल पहन करके अपने रसोई में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ नहा के बगैर रसोई में काम नहीं होता। आप कहाँ जा रहे हैं? आपने सोचा है कभी? हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, और ये इसमें कहीं न कहीं पूरी भाषा का ही खेल है। अब मैं ये छोटे से इस वीडियो में नहीं बता सकता, नहीं तो इस पर मैं बहुत बोलता रहता हूँ, समय समय पर मैं अपनी बात रखूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी रोजगार की भाषा बने। जब आप हिंदी पढ़कर चिकित्सक बन सकेंगे, जिलाधिकारी बन सकेंगे, आयुक्त बन सकेंगे, आयकर अधिकारी बन सकेंगे, न्यायाधीश बन सकेंगे, प्राध्यापक बन सकेंगे, वैज्ञानिक बन सकेंगे, आपको ये अंदर से विश्वास हो जाएगा, तो आप खुद अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। लोग अंग्रेजी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनके लगता है कि इससे उनके बच्चे को रोजगार मिलेगा, उसका जीवन अच्छा होगा, आर्थिक सुरक्षा होगी। तो जो 9 राज्य हैं, झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, ये जो राज्य 9 राज्य हैं, अगर इन राज्यों का एक जो है यूनियन बन जाए, इनका अपना एक संगठन बन जाए, और लोग हिंदी में एक पाठ्यक्रम हो जाए जिसे पढ़कर लोग चिकित्सक बने, लोग जो है प्रशासनिक अधिकारी बने, जिसे आप IAS, IPS, IRS कहते हैं, तो देखिए कुछ दिनों में अंग्रेजी के जो विद्यालय अपने आप बंद होने लगेंगे, जो कुकुरमुत्ते की तरह हो गए। जैसे बारिश में आती है ना कुछ झाड़ियाँ उगाती हैं, और जब धूप लगने लगती है, बारिश खत्म होती है, अपने आप मृत हो जाती हैं। तो आपको अंग्रेजी भगाना नहीं है। एक भाषा के तौर पे हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक आधिपत्य की औपनिवेशिक भाषा है, रौब की भाषा है। उसका जाना मित्रों बहुत ज़रूरी है, तभी इस देश का विकास हो सके। इसके साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, इन सब भाषाओं का भी पोषण होना चाहिए। उनकी भाषा में पढ़ाई, न केवल पढ़ाई हो बल्कि रोजगार भी मिले, और उनके अनुवाद की सुविधा हो, और सभी भाषाओं में एक संवाद होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक लंबा पत्र लिखा था
प्रधानमंत्री जी को, ये अलग बात है कि उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है, जनता का काम है। आप सब उठिए, एक स्वर में अपनी भाषा के लिए खड़े होइए, आवाज़ करिए और अपनी भाषा के लेखकों, साहित्यकारों को समर्थन दीजिए। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो देसी लेखक होगा मराठी हिंदी का, वो जो एक झोला लटकाए, पुराना मटमैला कुर्ता पैजामा पहने और एक खड़खड़ाती साइकिल लेकर गुजर रहा होगा? आप ये क्यों नहीं सोचते कि हिंदी का लेखक जो है एक मर्सिडीज़ गाड़ी में आ रहा है, बढ़िया क्लिफ वाला जैकेट सदरी पहने है, कुर्ता धोती पहने है? आज पता आपके बच्चे क्या समझते हैं आपके बाप दादाओं को देखकर, कि एक असभ्य आदमी है धोती कुर्ता में, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है जिसे जेंटलमैन। जेंटलमैन माने कौन? जिसके गले में पट्टा हो, कोट पहना हो, मोटा सा कपड़ा, पैंट पहना हो। तो जो कोट पैंट टाई वाला है वो एक सभ्य व्यक्ति है, लेकिन जो गिरवे में है और जो धोती कुर्ता में है वो एक असभ्य व्यक्ति है। ये उनके मन में बैठ रहा है। इसको सिर्फ आप दूर कर सकते हैं अपने भाषाई संस्कार से। तो मैं और क्या कहूँ, 21 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को, और 21 तारीख को निराला जी का जन्म था। तो मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूँ और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया इस बात को आप गंभीरता से लें। नहीं भी लेंगे तो मेरा क्या जाएगा, जो मेरा होना होगा ही। मैं चाहता हूँ कि पूरे समाज का, हिंदी जगत का जो गर्व सर जो है ऊंचा रहे हिंदी साहित्य और भाषा का। और क्या कहूँ, आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।